बंगाल बोर्ड के क्लास 11 के कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन के पेपर से MCQ से रिलेटेड डील करेंगे, जो लेटेस्ट एग्जाम अभी 2023 में हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट यूनिट फॉर केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री के लिए कॉस्ट यूनिट जो है कौन सा वाला होगा, तो मेरा गैलन तो होगा नहीं, क्यूबिक फीट भी नहीं होगा। किलोग्राम इज द करेक्ट आंसर फॉर केमिकल इंडस्ट्री के कॉस्ट यूनिट से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्टिव कॉस्ट यूनिट सेंटर। तो प्रोडक्टिव कॉस्ट यूनिट सेंटर वो होता है जिससे रिलेटेड प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड के ऑप्शन में ना स्टोर होगा, मेंटेनेंस भी नहीं होगा, कंटिन्यू। मशीन शॉप इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर प्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑर्गेनाइजेशन मेनली मेंटेन्स द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कौन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है? प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ द 200 यूनिट इज रुपी 400 यूनिट का 600 यूनिट है, 600 यूनिट का कॉस्ट क्या है? 800 है। तो नेचर ऑफ एक्सपेंसेस क्या है? तो हम लोग नेचर ऑफ एक्सपेंसेस के हिसाब से में करते हैं कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से। अगर हम यहाँ पे पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट निकाले तो पहला का 2 निकलेगा, 400 डिवाइडेड बाई 200 करके, सॉरी 2 निकलेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज 600 डिवाइडेड बाई 400, तो मेरा कुछ 1 पॉइंट कुछ निकलेगा। और उसी तरीके से सेम 800 डिवाइड बाई 600 का भी 1 पॉइंट कुछ कम ही निकलेगा। तो ये तो मेरा वेरिएबल तो है नहीं और ना ही मेरा फिक्स्ड है, क्योंकि प्रोपोर्शनल तो डिक्रीज कर नहीं रहा है। तो फिर इस केस में क्या होगा मेरा? सेमी वेरिएबल, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मतलब क्या होता है कि ऐसे लेबर कॉस्ट जो कि डायरेक्टली इंडल्ज है मेरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो वेजेस, पहला यहाँ पे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर, क्योंकि सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, सैलरी ऑफ स्टोर कीपर, सैलरी ऑफ सेल्समैन जो है वो मेरा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, क्योंकि वो डायरेक्टली मेरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल नहीं है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवरहेड कॉस्ट एडेड विथ प्राइम कॉस्ट विल बी। ओवरहेड कॉस्ट मतलब क्या होता है? सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट इसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें इंडल्ज होते हैं, और प्राइम कॉस्ट में सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा क्या निकलता है? टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकलता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम आए तो प्रॉफिट ऑन सेल्स बता दिया 16/3% इंडिकेट्स कर रहा है कितने प्रॉफिट एंड कॉस्ट को। तो उसके इसमें हमको क्या करना रहता है ना, चार्ट बनाना रहता है। लाइक हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हमको पता चल गया, प्रॉफिट क्या है मेरा 16/2/3, हम इस तरीके से लिखें या फिर क्या लिखेंगे 16.667, बोथ आर सेम। और जिसके इसमें प्रॉफिट ऑन सेल बोल दिया ना, तो मतलब सेल जिसमें भी बोलेगा कि सेल के ऊपर प्रॉफिट मेरा इतना बोल रहा है, तो हम उस चीज़ को, मतलब यहाँ पे सेल है तो सेल को हम क्या ले लेंगे 100 कंसिडर करेंगे। और अगर यहाँ पे मेरा कॉस्ट रहता तो कॉस्ट को हम 100 कंसिडर करते। तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर हम निकालेंगे कि यहाँ पे पहले हमको कॉस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट और सेल हमको पता है, कॉस्ट हमको नहीं पता है। तो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट से माइनस सेल से माइनस क्या कर लेंगे, हम प्रॉफिट कर लेंगे, तो मेरा कॉस्ट निकल जाएगा। तो 100 - 16 83.333 आएगा प्रॉफिट। और मेरा जो निकालने बोल रहा है हमको क्वेश्चन में, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज इक्वल्स टू मेरा क्या निकल जाएगा, जो मुझे पता है 16.667 डिवाइडेड बाई, जिस पे हमको निकालना है उसको नीचे रखेंगे 83.33, क्योंकि वो कॉस्ट पे निकालना है, तो ये रखें इंटू 100 फॉर परसेंटेज। तो यहाँ पे इस हिसाब से मेरा 20% इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस मेरा कौन सा, पिल्फरेज है नहीं, एक्सीडेंटल लॉस है नहीं, लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन इज अ नॉर्मल लॉस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दे दिया है 4000 यूनिट्स, एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 20,000 यूनिट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर पूछ रहा है। देन नंबर ऑफ ऑर्डर फॉर्मूला इज एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ 20,000 divided by 4,000. Answer is 5 times. So option A is the correct answer. Move to the next question. The person responsible for storing and issuing of raw material is called storekeeper. It is very easy question. Material control is a systematic control over procurement of material, storing of material, usage of material. All of these. This is also a very easy question. Fresh order of purchase is given when stock level reaches minimum stock level, reorder level, average stock level, danger level. reorder level पे जब मेरा स्टॉक लेवल पहुंचेगा तभी हमको फ्रेश ऑर्डर
कर देना है, परचेज कर लेना है हमको, ऑर्डर कर लेना है हमको। तो यहाँ हमारा कॉस्ट का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मूव टू दी टैक्सेशन पार्ट। अब हमको क्लास 11 का ही वही वेस्ट बंगाल बोर्ड के टैक्सेशन वाले पार्ट के MCQ से डील करते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन इज 12 मार्क्स की कॉस्टिंग में रहते हैं, 12 मार्क्स का टैक्सेशन में क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल 24 MCQs रहते हैं 80 मार्क्स की पेपर में। सो क्वेश्चन में आते हैं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द टैक्स पेड फॉर द ईयर इज नोन एज। टैक्स पेड फॉर द ईयर, कब हम लोग टैक्स पे करते हैं? अर्न वाला ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर है। लेकिन टैक्स पेड वाला कौन सा ईयर है? असेसमेंट ईयर, एज वी ऑल नो। इनकम टैक्स इन इंडिया इज इम्पोज्ड बाय, इनकम टैक्स जो इंडिया में वो इम्पोज्ड किसके बाय किया? ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फॉरेन कंट्री? So it is central government. Option B is the correct answer. Which of the following is regarded as indirect tax? All the following is regarded as indirect tax. So wealth tax, professional tax, income tax, excise duty. So wealth tax, professional tax, income tax, as we all know, these are all direct tax. So excise duty, option D is the correct answer for this question. Kolkata Municipal Corporation is regarded as individual, बिल्कुल भी नहीं। Hindu Undivided Family, no. An association of person, no. Local authority, correct option is number D. Move to the next question. Residential status is ascertained on the basis of total income, age, number of days stayed in India during the previous year, citizenships. Very easy question. Number of days stayed in India during the previous year. This is the so option C is the correct answer for question number 17. Move to the question number 18. If a foreign company is controlled from India, then its income from business will be taxable under. फॉरेन कंपनी जो है मेरा अगर कंट्रोल हो रहा है इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा? रेसिडेंट और RNOR बोथ क्या है मेरा? टैक्सेबल देने के लिए लाइबल होंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 19. Pension received from Government of India is taxable in India if the individual is. Pension received हो रहा है Government of India से, तो मेरा क्या होगा? अक्रूड हो गया इंडिया में। अक्रूड हो इंडिया में अगर मेरा इनकम, या फिर मेरा रिसीव्ड हो इंडिया में। बोथ केसेस में क्या है? ऑल ऑफ द अबव, सभी कोई टैक्स इंडिया में देगा, टैक्सेबल होगा इंडिया में। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Next question, question number 20. Mr. Sen, a person of Indian origin है, okay, comes to visit India for 70 days in the previous year 2021-2022 and also comes to visit India for 365 days in preceding 4 previous year. His residential status in India in the previous year 2021-2022 will be. तो मिस्टर सेन क्या बोल दिया कि इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, ठीक है, कम्स टू विजिट मतलब एज अ शॉर्ट विजिट आ रही है। मेरा क्या हो गया? एक्सेप्शनल केस हो गया। तो एक्सेप्शनल केस में क्या है मेरा? 6 सबसेक्शन 1 के वाया क्या क्या प्रोविजन है जो हमको फुलफिल करना होगा फॉर टू बी कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंट। तो उस केस में क्या है कि प्रीवियस ईयर में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को 60 डेज के लिए रहना होगा प्रीवियस ईयर की में, और प्रिसीडिंग दी 4 प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रिसीडिंग दी 4 प्रीवियस ईयर में उसको 365 डेज या उससे ज़्यादा रहना होगा। उसके बाद ये तो 6 सबसेक्शन 1 ये तो बेसिक है जिसमें रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए हम लोग करते हैं। बाकी ROR और RNOR के लिए हम क्या करते हैं? वहाँ पे फिर 6 सबसेक्शन 6 वाला क्लाउज लगता है जिसमें क्या होता है 2 साल उस बंदे को आउट ऑफ द 10 प्रीवियस ईयर 2 साल आउट ऑफ द 10 प्रीवियस ईयर उसको फुलफिल करना होता है, रेसिडेंट बनना होता है इंडिया का पर्टिकुलरली, और 730 डेज इन दी 7 प्रीवियस इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी प्रीवियस ईयर, वो 2 कंडीशन को फुलफिल करेगा। देन जा करके क्या होता है उसको हम ROR कंसिडर करेंगे, अदरवाइज RNOR। तो यहाँ पे जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया वो हमको सिर्फ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड दिया हुआ है और 4 ईयर्स से रिलेटेड दिया होगा कि प्रीवियस प्रीसीडिंग 4 ईयर्स कितना है 365 डेज रह रहा है। बाकी उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दिया हुआ है। तो पहला बेसिक कंडीशन की अगर हम बात करें 6 सबसेक्शन 1 में जो कि मेंशन है उसमें 60 डेज इसको एक्सेप्शनल केस है क्योंकि, तो 182 डेज तो है नहीं क्योंकि इसका एक्सेप्शनल केस है, ये शॉर्ट विजिट के लिए आ रहा है जस्ट इंडिया में। तो उस केस में मेरा क्या केस था जिसकी वजह से हम इसको मानेंगे कि रेसिडेंट है इंडिया का, 60 डेज रहना होगा या प्रीवियस ईयर में या तो मेरा 4 प्रीसीडिंग ईयर में 365 डेज। तो ये दोनों कंडीशन इस केस में फुलफिल कर रहा है। एक भी फुलफिल करता है तभी भी हम इसको क्या कंसिडर करते, रेसिडेंट कंसिडर करते, लेकिन दोनों फुलफिल कर रहा है तभी भी ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, रेसिडेंट कंसिडर करें। लेकिन बाकी अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है
जिसकी वजह से हम उसको नहीं बता सकते कि आर ओ आर या आर एन ओ आर है। तो इस केस में हम उसको लेकर के चलेंगे कि वो बाकी के दो मतलब 6 सबसेक्शन 6 क्लास के अकॉर्डिंग बाकी के दो जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, सो ही इज़ कंसिडर्ड एज resident but not an ordinarily resident. Option B is the correct option. 21 question number, house rent allowances is received by an employee from his employer. The section of Income Tax Act for claiming deduction. HRA का कौन सा है? 10 subsection 13 ही है। 10 subsection 34 is इनकम डिविडेंड वाला केस है ना, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी जो कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। 17(2) इज फॉर परक्यूसिट। 10(14) इज फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। यस, सो 10 सबसेक्शन 13A इज फॉर हाउस रेंट अलाउंसेस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. If the rented residential house is situated in Delhi, maximum amount of exemption from house rent allowances. क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, सो मैक्सिमम हाउस रेंट अलाउंसेस मैंने यहाँ पे मिलेगा 50% मिलेगा। इफ नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी होता देन 40% इज द मैक्सिमम अमाउंट टू बी exempted फ्रॉम हाउस रेंट अलाउंसेस। Move to the next question, question number 13. Dividend earned from a foreign company is dividend earned from an Indian company which is exempted, fully exempted under section 10 subsection 34. But in case of if dividend earned from a foreign company, then it is fully taxable. Partner salary from partnership firm. Last but not the least, question number 14. Partner salary from partnership firm is taxable under. ये सैलरी देख करके हम डायरेक्टली इसमें सैलरी में नहीं डाल देंगे क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन मेंटेन नहीं हो रहा है। पार्टनरशिप सैलरी एक तरीके का बिजनेस कर रहे 2-3 लोग मिल करके, उस केस में जो भी प्रॉफिट हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट कर एक दूसरे के बीच में, उसको एज अ सैलरी का नाम दे दिए हैं। तो पार्टनर सैलरी यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस के बारे हमको अर्न हो रहा है तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, सो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Like my video, subscribe my channel. Thank you, and please comment down your score.